जय हिंद दोस्तों। तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 2025 का, ये 101 शिफ्ट में हुआ था। तो आज साथियों ये चौथी शिफ्ट है, जो कि दोस्तों 28 नवंबर की ये पहली शिफ्ट है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको देने की कोशिश किया करिए। तो जो एग्जाम फैक्ट है इनको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग के अधिकतम झुकाव होता है, क्योंकि बेटा क्योंकि जो है बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है और इसलिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांच में बैंगनी प्रकाश की गति सबसे कम होती है, ठीक है, और जिससे कि इसका जो अपवर्तनांक है इसको एन से जो है प्रदर्शित करते हैं, सबसे अधिक होता है। बेटा जो एन है, एन बराबर क्या होता है, मतलब जो अपवर्तनांक बराबर होता है 1/लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पर, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य के मामले में लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है सबसे अधिक होती है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और दोस्तों जो बैंगनी रंग है इसकी जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इसी वजह से लाल रंग का जो झुकाव है सबसे कम होता है और जो बैंगनी रंग है इसका जो झुकाव है सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण लाइसोसोम के वास्तविक जीवन की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा, एक सफेद रक्त कोशिका हानिकारक बैक्टीरिया को निगलना और तोड़ना। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पाचन एंजाइम है ये होते हैं। ठीक है, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं जब हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं तो वे लाइसोसोम के इन्हीं एंजाइमों का उपयोग करके उन्हें पचाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ प्रक्रिया करता है तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन जो है प्रक्रिया होती है। यहाँ पर देखिएगा एक रिएक्शन दी हुई है, BaCl2 प्लस Na2SO4। जब ये प्रतिक्रिया करता है तो BaSO4 प्लस 2NaCl बनाता है। ठीक है, यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है मतलब जो BaCl2 है एक सफेद अवक्षेप बनता है, इसलिए इसे जो है अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धात्विक चालक का जो प्रतिरोध है किसके साथ बढ़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है तापमान में वृद्धि के साथ जो है बढ़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए समझते हैं, किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसके तापमान के सीधे अनुपातिक होता है, मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तापमान बढ़ने पर परमाणुओं की कंपन क्या होती है, बढ़ती है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा आती है। प्रतिरोध का दोस्तों सूत्र क्या होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, R होता है रो, L/A होता है। यहाँ पर साथियों जो L है, L क्या है, लंबाई है, और जो A है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जहां पर जो L है, L बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक का मुख्य कार्य क्या है। तो नाभिक का मुख्य कार्य है, बताइए क्या है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं का निर्देशन करना है, इसका मुख्य कार्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं नाभिक को। ठीक है, क्योंकि यह कोशिका की सभी अनुवांशिक और चयापचय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसलिए दोस्तों विकल्प एक है, जो विकल्प एक में दिया हुआ है ऊर्जा का उत्पादन करना, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, ना कि नाभिक का, ध्यान रखिएगा। बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ऊर्जा का उत्पादन करना किसका कार्य है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है मेरे दोस्त, इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को दर्शाती है। तो बेटा यहाँ पर पानी में चीनी घोलना, ये जो है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को दर्शाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, जब पानी में चीनी या नमक घोला जाता है तो पानी का जो स्तर है नहीं बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
चीनी जो है, चीनी के कण पानी के कणों के बीच मौजूद अंतर आणविक रिक्त स्थान में समा जाते हैं। इससे मालूम चलता है मेरे दोस्त कि जो ये पानी है, पानी में जो है पदार्थ के जो कण होते हैं ये बीच में इनके रिक्त स्थान होता है, ठीक है, इसलिए जो है ये चीनी के जो कण है पानी में समा जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन रिलीजिंग कारक जारी करता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है, बताइए। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या एएलपी की कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यह दोस्तों पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की जो प्रतिक्रिया है जिससे आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे किस कारक के कारण होती है? तो ये जो प्रक्रिया है ये उनकी आंतरिक जल सामग्री का परिवर्तन के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। पौधों की जो कोशिकाओं में पानी के प्रवेश मतलब जो अंतः प्रसरण है से कोशिकाएं फूलती हैं, क्या होती हैं? फूलती हैं, और पानी जब बाहर निकलता है मतलब जो बाह्य प्रसरण होता है इससे जो है सिकुड़ती हैं। इसी प्रसरण दाब के कारण जो है पत्तियों में गति और रंध्रों का खुलना व बंद होना नियंत्रित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है? आसान प्रश्न था, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। पूछा गया था कि न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन थे बल, क्रिया और प्रतिक्रिया, त्वरण या जड़त्व। बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है इसको जो है जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है इसको जो है न्यूटन के तीसरे नियम के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको जो है गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और यह नियम बताता है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में या गति की अवस्था में बदलाव का विरोध करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी को बेटा जो है जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था असंतृप्त कार्बन यौगिक की परिभाषित विशेषता क्या है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन थे कि सभी कार्बन परमाणु केवल एकल बंधों से जुड़े होते हैं, इसमें हमेशा ऑक्सीजन के साथ एक कार्यात्मक समूह होता है, यह केवल चक्रीय संरचनाएं बनाता है, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक दोहरा या तीहरा बंध होता है। तो बेटा यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। यहाँ पर देखिएगा जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको बेटा असंतृप्त यौगिक कहते हैं। और एकल बंध वाले यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाउसिंग सोसाइटी ने कचरे को 2 डिब्बों में अलग करना शुरू कर दिया है। हरे रंग का जो डिब्बा है रसोई के कचरे के लिए और जो नीले रंग का डिब्बा है प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए है। और इस प्रथा का मुख्य लाभ क्या है? क्या है इसका लाभ? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इससे कचरा संग्रह तेज हो जाता है, इससे उत्पादित कचरे की मात्रा बढ़ जाती है, या यह गैर अपघटनीय कचरे को अपघटनीय कचरे से अलग करने में मदद करता है। तो ये बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर थोड़ा देखिए क्या फैक्ट दिया हुआ है कि हरा जो डिब्बा होता है जैव अपघटनीय कचरे जैसे खाद्य सामग्री, फल सब्जी के छिलकों के लिए होता है जिससे खाद्य बनाई जाती है, मतलब इसका अपघटन हो जाता है। बेटा इसको कैसे याद रखिएगा, हरा मतलब होता है हरी सब्जी, तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो नीला डिब्बा है ये गैर अपघटनीय कचरे जैसे कि प्लास्टिक, कांच और धातुओं के लिए होता है जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण करें। यहाँ पर बेटा एक अभिक्रिया दी हुई थी, इसको निरीक्षण करना था और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस रेडॉक्स अभिक्रिया का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या अभिक्रिया है, H2S प्लस I2 मतलब आयोडीन, ये जो है अभिक्रिया करके 2HI प्लस S बनाती है। तो यहाँ पर कथन दिए हुए थे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण होकर सल्फर बनता है, ये दिया हुआ था। इसके बाद साथियों जो दूसरा कथन था
कि आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण साथियों जो अभिक्रिया है, H2S से हाइड्रोजन अलग हो रहा है और सल्फर बच रहा है, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला जो है सही हो जाएगा। अपचयन क्या होता है, आयोडीन में हाइड्रोजन जुड़कर Hi बन रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है क्योंकि दोनों क्रियाएं साथ हो रही हैं और यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। बेटा जो ऑप्शन दूसरा है, मतलब जो कथन दूसरा है, ये भी सही है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में शामिल चरणों का क्रम क्या है। बेटा इसका क्रम पूछा गया था, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुकुलन की शुरुआत, इसके बाद जो है मुकुलन का परिपक्व होना, फिर मुकुलन का अलग होना और नया जीव बनना, ये जो है इसका सही क्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है, बेटा इसमें जो है अलैंगिक जनन होता है। इसमें शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा परिपक्व होता है और अंत में मुख्य शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र या नया जीव बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विआधारी विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। बेटा बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें जो है 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। द्विआधारी विखंडन क्या होता है, मतलब साथियों जो बाइनरी फ्यूजन है क्या होता है, अलैंगिक जनन का एक रूप है ये, जो मुख्य रूप से अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में एक जनन कोशिका विभाजित होकर के 2 बराबर और स्वतंत्र संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बेटा यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है। कथन 1 दिया हुआ है और कथन 2 दिया हुआ है। कथन 1 में क्या है कि एक सीधे धारा ले जाने वाले कंडक्टर के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के साथ केंद्रित सकेंद्रित वृत्त बनाती हैं, ये सही है। यहाँ पर इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है, ये भी सही है। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, साथियों जो मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है, यदि दाहिने हाथ का जो अंगूठा है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, तो मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये जो है मैक्सवेल का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए एक छात्र एक फुटबॉल को लात मारने और समान आकार के पत्थर को लात मारने की कठिनाई की तुलना करता है। पदार्थ को लात मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को कौन सा मौलिक सिद्धांत सही ठहराता है। बेटा यहाँ पर जो लैंग्वेज है ये लंबी है लेकिन क्वेश्चन आसान है। सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे गए थे। ठीक है, जिसने भी क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो उसने जो है इस आंसर को कर लिया होगा। तो बेटा बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पत्थर में अधिक द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, जिसका अर्थ है कि यह अपनी विरामावस्था को बदलने के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। बेटा यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। ये आप लोग बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, क्योंकि यहीं पर जो है क्वेश्चन पढ़ने में ही आपसे गलती हो जाती है, जिससे आंसर जो है आपका गलत हो जाता है। बेटा पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो बताइए, देखिए पढ़िएगा। तो अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या है कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बेटा यहाँ पर सही है। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत है। यहाँ पर वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा होता है, ये भी सही है। वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बड़ा होता है, बेटा ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 जो है गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं। बेटा जो अवतल लेंस होता है हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है ये? हमेशा जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा।
आभासी प्रतिबिंबों को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए बेटा यहाँ पर जो कथन 2 है वो कथन 4 जो है पूरी तरह से असत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस, द्रव या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बेटा जो अवस्था है बताइए किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान और दबाव के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए देखते हैं, पदार्थ की जो अवस्था है मुख्य रूप से तापमान और दाब पर जो है संबंधित होती है, मतलब दाब पर जो है निर्भर करती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया कि तापमान कम करके या दबाव बढ़ाकर गैस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे एलपीजी सिलेंडरों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सक्रियता श्रेणी के निचले भाग में पाई जाने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं। बेटा ये जो है आमतौर पर उनकी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित जो धातुएं हैं एयू मतलब सोना, इसके बाद पीटी मतलब दोस्तों प्लेटिनम, रासायनिक रूप से सबसे कम सक्रिय अक्रिय होती हैं, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, और ये हवा, पानी या एसिड के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए प्रकृति में मुक्त या तात्विक अवस्था में शुद्ध रूप में ये मिलती हैं। कौन कौन? सोना और प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का अनुमानित पीएच मान क्या होता है बताइए। तो बेटा जो पीएच मान है क्या होगा? 7 के बराबर होगा ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। जब एक प्रबल अम्ल जैसे HCl और प्रबल क्षार जैसे कि NaOH आपस में क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे को पूरी तरह उदासीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरी तरह से उदासीन कर देते हैं। जैसे कि HCl और NaOH जब क्रिया करता है तो NaCl और जल बनाता है। ठीक है, इस पूर्ण उदासीनीकरण के कारण जो बनने वाला जो लवण उदासीन होता है और इसका जो पीएच मान है ठीक 7 होता है, मतलब 7 के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र परागण से पहले फूल की वर्तिका को काट देता है तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बेटा सबसे संभावित परिणाम है क्या होगा? निषेचन नहीं होगा इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। वर्तिका इसको जो है स्टाइल्स बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो वर्तिका पुष्प के मादा जननांग, इसको जो है जयांग या कार्पेल का वह भाग है जो वर्तिकाग्र यानी दोस्तों स्टिग्मा को अंडाशय यानी ओवरी से जोड़ता है और परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और वर्तिका के माध्यम से पराग नली यानी पोलन ट्यूब जो है ये विकसित होकर के अंडाशय तक पहुंचती है। तो ये जो है वर्तिका का कार्य होता है। यदि वर्तिका को काट दिया जाए, ठीक है, तो पराग नलिका अंडाशय में जो मौजूद बीजांड हैं तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे निषेचन की प्रक्रिया असंभव हो जाएगी और निषेचन के बाद दोस्तों अंडाशय फल में और बीजांड बीज में विकसित होते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की। तो बेटा यहाँ पर जो रदरफोर्ड है इन्होंने जो है नाभिक की खोज की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए देखते हैं, तो दोस्तों जो रदरफोर्ड का जो प्रयोग है 1911 में इन्होंने एक प्रयोग किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई थी। मान लिया दोस्तों ये सोने की पतली पन्नी ले ली और यहाँ पर जो है अल्फा कणों की जो है बौछार कराई थी। इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का जो अधिकांश भाग खोखला है और उसके केंद्र में एक अत्यंत छोटा ठोस है। मतलब यहाँ पर दोस्तों इनको मालूम चला कि यहाँ पर जो है सारा भाग खोखला है, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे जो है आर पार हो रहे थे, लेकिन साथियों यहाँ पर जो है ये आर पार नहीं हो पा रहे थे। जो यहाँ पर जो बमबारी कराई थी इन्होंने, ये जो है वापस लौट रहे थे। ठीक है, इससे इनको ये मालूम चल गया कि यहाँ पर बेटा नाभिक उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि अधिकांश भाग खोखला है और उसके केंद्र में एक अत्यंत छोटा ठोस और धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इसको भी आप लोग नोट करना है। प्रोटॉन की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामकरण और पहचान किया था और साथ ही जो गोल्डस्टीन है इन्होंने जो है एनोड किरणों के रूप में इसको खोजा था। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। ये आप लोग सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। बेटा यहाँ पर एक मेज पर रखी हुई जो किताब है ये जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। बाकी साथ में जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक चलती हुई ट्रेन, एक बहती हुई नदी, एक लुढ़कती हुई गेंद, ये साथियों गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, आइए देखते हैं जो साथियों स्थितिज ऊर्जा है ये क्या होती है। तो किसी वस्तु की स्थिति, आकार या विन्यास के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। यहाँ पर साथियों जो m है द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है, h ऊंचाई है। ठीक है, तो बेटा जो मेज पर रखी किताब अपनी ऊंचाई की स्थिति के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा रखती है। अगर दोस्तों बात करें गतिज ऊर्जा की, तो किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है के, मतलब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। यहाँ पर जो m है द्रव्यमान है और v क्या है, v वेग है। जैसे चलती हुई ट्रेन, बहती नदी और लुढ़कती हुई गेंद में जो है गतिज ऊर्जा के उदाहरण है ये। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है गति है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है जब किसी तरंग का आयाम बढ़ता है। तो बेटा इसमें जो है तरंग की ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आयाम और ऊर्जा का संबंध किसी तरंग की ऊर्जा या तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के सीधे अनुपातिक होती है। तो ई जो है प्रोपोर्शनल टू होता है a²। इसलिए जब आयाम बढ़ता है तो तरंग की जो ऊर्जा और प्रबलता में भी वृद्धि होती है। आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और तरंग की गति मुख्य रूप से तरंग के स्रोत और माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। आयाम बदलने से इन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक गैर केंद्रीय बल है, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो बेटा यही जो है सत्य है कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए देखते हैं साथियों जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है ये दो निकायों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए सूत्र देखते हैं बेटा। जो गुरुत्वाकर्षण बल है F बराबर होता है कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल n m अपान r²। तो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये, तो ये जो दो निकाय हैं जिनका द्रव्यमान m है और एक का स्मॉल m है, इनके बीच की दूरी क्या है, r है, इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। ठीक है बेटा, जो वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर करता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए यह एक केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोकस है। दूरी बदलने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदल जाता है और दूरी बढ़ने पर बल घट जाता है, इसलिए यह दूरी से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। बेटा यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस को करा दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। जिस बच्चे ने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा और क्लास को लास्ट तक देखा होगा वही बच्चा जो है इसका आंसर दे पाएगा। देखते हैं किस बच्चे ने इस क्लास को लास्ट तक देखा है। क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र में विली का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है भोजन को यांत्रिक रूप में तोड़ना, पाचक एंजाइमों का स्राव करना, पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना, आमाशय के रस को निष्क्रिय करना। बेटा इसका आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।